नमस्कार दोस्तों, एसीसी विल्सन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन सीटेट पेपर 2 के विषय में पढ़ रहे थे। सिलेबस पूरा करने के बाद मैंने आपको अब तक पूरा प्रीवियस ईयर के 9 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको, जिसमें आपका 2021, 2019 के 2 पेपर, 2018, 2016 के 3 पेपर और 2014 का 1 पेपर हमने करा दिया है। आज हम लोग 2014 का पेपर सेकंड करेंगे, जो कि फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। ये जैसे ही पूरा होगा हम लोगों का पूरा 10 पेपर हो जाएगा। इसके बाद हम 9 पेपर हो जाएगा। इसके बाद 1-2 पेपर आपको और सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको कहा था कि सिलेबस पूरा होने के बाद कम से कम आपको 10 पेपर कराऊंगा। अगर आपने इतना भी कर लिया जितना मैंने आपको कराया है तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए ज़्यादा समय है तो हम लोग शुरुआत करते हैं और अपने एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। साफ साफ आपसे लिखा है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। मैंने बताया जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन बहुत जोरों से चला। स्वदेशी आंदोलन मतलब हम केवल अपने देश की चीज़ें यूज़ करेंगे, बाकी कुछ यूज़ नहीं करेंगे। इसी स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में दक्षिण भारत की बात करें या दक्षिण इलाके में बात करें, आंध्र प्रदेश से बात करें, तो वहाँ पर वंदे मातरम योजना शुरू हुई। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वंदे मातरम आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, क्या था? स्वदेशी आंदोलन। आगे देखिए, ये 3-4 महिलाओं का जिक्र बार बार आ रहा है। लिख रहा है कि किस महिला विदुषी ने स्त्री और पुरुष, देखिए 3 महिलाओं को आपको जानना है। एक सुल्ताना रुकैया सखावत, जो कि मुस्लिम महिला थी जिन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय बनवाए थे। पंडिता रमाबाई, जो कि बिना स्कूल गए बहुत विद्यमान महिला बनी थी। और एक थी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बताया कि किस प्रकार पुरुष को महिलाओं से बेहतर बता करके महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है। या इन्होंने अपनी पुस्तक में पुरुष और महिला की तुलना की थी, तो इस पुस्तक का नाम उन्होंने रखा था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, ताराबाई शिंदे। अगला, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा क्यों लागू करना चाहा? अच्छा, मतलब अंग्रेज लोग चाहते थे कि यहाँ पे अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाए। जब अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ विस्तार शुरू हुआ 1935 में, लॉर्ड मैकाले 1835 में, लॉर्ड मैकाले ने सोचा कि ऐसे हम भारतीयों को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका धर्म जो है उनको जोड़ के रखता है। तो उसने कहा कि पहले इनकी भाषा को ही बदल दो। तो उसने अपने प्रति लोगों का व्यवहार, जैसे अगर किसी से आप प्रेम से बात कर लीजिए तो वो उसको आप अच्छे लगने लगते हो, और किसी को 2 आंखें गरिया दीजिए तो आपको गरियाने लगता है। अर्थात भाषा से ही पहला लगाव होता है। तो ब्रिटिश कंपनी पहले यही चाहती थी कि भारतीय हमारे प्रति वफादार कैसे होंगे, कैसे हमारी बातों को मानेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी भाषा को ही चेंज कर देते हैं, यानी कि अंग्रेजी लागू कर देते हैं। तो उनका मेन मुद्दा क्या था? भारतीयों को अपने प्रति वफादार बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण या उद्योगीकरण के साथ कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए बहुत बड़ा व्यापार बन गया। ये सही है, बाजार बन गया। ठीक है, ब्रिटिश लोग यहाँ से पेड़ पौधे काट करके यहाँ का सोना, खनन से कोयला, तांबा, जितनी बहुमूल्य चीज़ें थी वो सब के सब ले जाकर के हरामखोर वहाँ बेचते थे, और बहुत बड़े अपने उन्होंने बाजार बना लिए थे, मार्केट उन्होंने बना लिया था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। भू राजस्व के समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने टैक्स निर्धारित करने के लिए पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भूमि की फिक्स रेट तय की। जैसे अगर ये भूमि है, इससे हमें 5 रुपये चाहिए तो चाहिए। ये मैंने आपको जब टैक्स सिस्टम पढ़ाया था तो उसने बताया था। इसको कहा गया अस्थाई बंदोबस्त। तो सबसे पहले उन्होंने यही तय किया था कि हम अस्थाई बंदोबस्त, या आप कह सकते हो कि अस्थाई समझौता उन्होंने लागू किया, जिसके तहत किसी भूमि पे कितना टैक्स लेना है ये निर्धारित किया गया। बाद में जब इसमें समस्या आई तो बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। रैयतवाड़ी मतलब उसमें ये कहा गया कि चलिए ठीक है, अगर फिक्स रेट कर देंगे तो भाई कभी फसल हुई कभी नहीं हुई, इसलिए आपको रियायत दी जाएगी। फिर बाद में महालवाड़ी आई।
रैयतवाड़ी व्यवस्था ये थी कि मुखिया लोग से वसूलते किसानों से वसूलते थे। महालवाड़ी में ये था कि मुखिया लोग से। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा था कि पहली बार मान्यता कब मिली, तो मान्यता की बात करेंगे तो पहली बार टैक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ था अस्थाई बंदोबस्त से। बेगम हजरतमल ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांति हुई थी 1857 की, कहाँ से नेतृत्व किया था, तो उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। ठीक है। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहब थे, और उसके बाद में इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को स्थानांतरित कर दिया गया? जब 1857 की भयानक क्रांति होती है, तो इस क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उन्होंने सीधा भारत पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो 1858 का जो अधिनियम था, उसके तहत कंपनी से शासन हटा करके किसके संरक्षण में चला गया? वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक क्या था? ये दूसरी बार प्रश्न आ चुका है। पाइक के विषय मैंने आपको बताया था। पाइक लोग ऐसे लोग थे, सैनिक लोग, जो जरूरत पड़ने पे मदद करते थे। ठीक है। तो कौन थे? अनिवार्य सेना के सदस्य। इसका सही आंसर क्या होगा? अनिवार्य सेना के सदस्य। ठीक है। ये सब देखिए मैंने आपको नोट्स में बताया है, तो आप पट पट करके आंसर दे सकते हो। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? देखिए मणिग्राम और ये नानदेशी जो आपको दो शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या थे, इसके विषय हमको समझना है। देखिए अगर हम बात करें मणिग्राम और नानदेशी की, तो ये एक तरह से आप देखेंगे ये शहर थे। कौन किसके शहर थे, कहाँ के शहर थे? ये थे आपके दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध व्यापार संघ है, यानी कि व्यापार संघ मतलब होता है व्यापारियों का ग्रुप। तो मनी मतलब पैसा समझ लीजिएगा आप, नानदेशी का जो घूमता रहता है। तो मणिग्राम और नानदेशी ये दो शब्द थे व्यापारियों के मुखियाओं के। ठीक है। आगे देखिए अगला आ गया मिलान वाला। नीचे दिए गए कुछ स्थानों और वर्तमान साक्ष्यों को मिलाइए और बताइए। देखिए हम इसको मिलान करते हैं और इसका उत्तर हम बताएंगे। पहला है चिरांड। देखिए चिरांड की बात करें तो ये आपका बिहार में है। कोल्डिहवा की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश में है। यानी कि ए का मिलान हमें एच से करना है, बी का मिलान हमें एफ से करना है। तो अगर आप ध्यान दें, इसमें ए एफ एच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पहला नंबर ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए का एच से, बी का एफ से। ठीक है। और आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से काम हो जाएगा। मिलाना चाहे तो आप मिला सकते हैं। बुर्ज होम आपका कश्मीर में है, तो बस आपका लास्ट बचा, मिला ही लेंगे आप। अगला, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो देखिए ऋग्वेद जो कि हमारा प्राचीन ग्रंथ है, 3500 साल पहले लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें सरस्वती सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है और इनका जिक्र कई बार आया है। लेकिन अगर वहीं हम गंगा यमुना की बात करें तो मात्र एक बार जिक्र आया है, जिसमें संगम की बात कही गई है। ठीक है। तो कितनी बार आया है गंगा यमुना का जिक्र? एक बार। ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गंगा यमुना का जिक्र कितनी बार आया है, तो केवल एक बार आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? केवल वही सच्चा भक्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग दे, ऐसा नहीं है। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन, हाँ बिल्कुल है, व्यापारियों का समर्थन था। मुक्ति पाने के लिए वस्त्रों सहित, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिक पाने की, नहीं, ये भी नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो है दोनों धर्मों को, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, दोनों धर्मों को व्यापारी वर्ग की मान्यता प्राप्त थी। उसमें व्यापारी वर्ग बहुत बड़ी बात थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात निम्न जातियों से है। अच्छा, मतलब किसने कहा था कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? अधिकार तो उनका होना चाहिए जो निम्न जाति के हैं या देशी है। ये कहा था ज्योतिबा राव फुले ने, और जिन्होंने प्रथम महिला विद्यालय बनवाया था महिलाओं को पढ़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खुद दबा के ये पूछता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम में बनवाने के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? अच्छा, दीवाने आम में आम उन्होंने जो बनवाया था, इनमें क्या उपयुक्त है वो आपको बताना है। ताजमहल का सफेद रंग शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े एक समान नहीं। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में रहता है। ये सही हो सकता है, ठीक है। दीवाने आम इसलिए था, यहाँ पे लोग राजा से मिल करके अपनी समस्याएं बताते थे और समस्या का समाधान लेके जाते थे ताकि उनको संतोष प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। तमिलनाडु के चिंगलेटपुट जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निम्नलिखित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा सदस्य नहीं बन सकते? अच्छा, मतलब सभा सदस्य मतलब जो राजाओं की सभा थी, वो किसके सदस्य नहीं बन सकते? कौन सदस्य नहीं बन सकते? देखिए, 35 से 70 आयु के लोग बन सकते थे, ऐसा तो होगा नहीं। जो वेद का ज्ञान रखेगा वो भी बन सकता है। जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया वो भी बन सकते हैं। हाँ, ये जिनके पास घर थे वो सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। सभा के सदस्य वही बनते थे जिनके पास घर नहीं थे, ठीक है। चिरांद मतलब होता ही है घर। तो जिनके पास घर नहीं थे वो क्या करते थे? वो सदस्य बनते थे, अपनी समस्या रखते थे सामने और घरों की डिमांड वो करते थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? अच्छा, ग्राम भोजिका के विषय में कौन सत्य नहीं है, ये हमको जानना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। वह प्राय भूस्वामी, देखिए ग्राम भोजिका भूस्वामी होता है, गांव का मुखिया। उसे पद विरासत में, सही है, बात है, बाबू का पद मिल जाता था। प्राय उसके पास दास होते थे, ये भी सही है भाई, पैसे वाला होता था ना। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। अरे रे रे रे, राजा ने इसका इस्तेमाल किया था भैया, वो चाहता था टैक्स ले। तो यही सत्य नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा गुण निर्धारक जनक चट्टान करती है? देखिए, चट्टानों के निर्माण की बात करें तो चट्टानें कैसे बनती है? औच्छाधर, खाद मिट्टी नहीं, मृदा की मोटाई नहीं, मृदा का जमाव। लास्ट ऑप्शन देखिए, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, ये निर्धारित करता है कि कौन सी चट्टान कैसी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, धरातल के निकट, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आया है। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी जमीन के पास की खोदी होती है या जमीन के पास हम लोग खोदते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आखनन, या इसका नाम है एक विवृत खनन। तो विवृत खान खनन या आखनन को हम कहते हैं धरातल के पास, यानी कि जमीन के पास जब खुदाई होती है तो उसको हम आखनन या विवृत खान खनन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पुरानी चट्टानें यहाँ है अरावली पर्वत पे। और अगर चट्टाने की बात कह दिया बहुत सारा कहाँ है, तो वो कहाँ है? दक्षिण भारत में। जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठारी भाग है, वो विश्व के सबसे पुराना पठार माना जाता है, या विश्व का सबसे पुरानी मिट्टी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा दक्षिण भारत का मैदान होगा। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए आम के पेड़ से आपने कच्चा आम तोड़ा, तो ये कच्चा आम आपका होगा प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक मतलब डायरेक्ट आपने पेड़ से प्राप्त किया, प्राथमिक। अब इस आम को आप चाहते हैं कि तोड़ के इसको 50 रुपए का बेचे, तो आप इसको पकाएंगे। तो जो पकाने की प्रक्रिया होगी सेकंड सिस्टम या सेकंड क्रिया। तो प्राथमिक या उत्पाद को, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम सेकेंड टर्म उसको मालिश करेंगे, उसके साथ कुछ केमिकल लगाएंगे या कुछ काम करेंगे ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये होता है हमारा सेकेंड क्रिया, सॉरी क्या होता है? सेकेंड क्रिया, ठीक है। तृतीय क्रिया तब होगी जब खराब हो जाए, फिर हम उसको और अच्छा कर लें, तो तृतीय हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अपाची और क्रो। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। अपाची को भाई अगला नया क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अपाची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। कबीले मतलब जनजातियों का समूह है। अगला देखिए, सनराइज उद्योग क्या है? सनराइज उद्योग का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी
उद्योग, ठीक है। आईटी सेक्टर जो होते हैं या आईटी जो सेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसको वित्त का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान मतलब फलों की टोकरी कह लीजिए या फलों का बगीचा कह लीजिए, या सबसे ज्यादा फल कहाँ होते हैं, आप ये भी कह सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो फलोद्यान किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें उत्पादन की, तो ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है यहाँ पर टेम्परेचर समान रहता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, इसलिए यहाँ पे फसल बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, फलोद्यान क्षेत्र कहते हैं या फलों का इलाका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ों के लिए नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए अगर ये जहाज है ऐसे इधर जा रही है और इधर से बड़ा बड़ा पानी ऐसे बहते हुए आया तो जहाज को धक्का देगा, चल इधर चल। तो नौकायन में या नाव चलने में कौन सहायक है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। ज्वारीय मतलब जिसमें से बड़ी बड़ी धाराएं चलती हों, ठीक है। ये धाराई क्षेत्र क्या करती हैं? नाव को चलाने में सहायता करती हैं। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगे वापस आती हैं। तो मैंने आपको बार बार समझाया था, आइनोस्फीयर जो होता है, आइनोस्फीयर मतलब जिसको हम ताप मंडल बोलते हैं, जिसको हम वाह्य मंडल भी बोलते हैं, यही हमारा रेडियो तरंगों को वापस करने में सहायक करता है। लेकिन अब आप कहेंगे वाह्य मंडल और ताप मंडल दोनों ऑप्शन है। देखिए जो सेक्शन होता है ये होता है आपका, ऊपर वाला सेक्शन होता है वायुमंडल, नीचे वाला तापमंडल। कभी कभी आपको या तो तापमंडल दिया रहेगा या तो वायुमंडल, तो हम अगर वायुमंडल दिया है तो वायुमंडल, तापमंडल दिया है तो तापमंडल। लेकिन अगर दोनों दे दिया है तो एग्जैक्ट आंसर होगा तापमंडल, क्योंकि तापमंडल से ही वो वापस आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तापमंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा, पर्यावरण की जो घटक हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कब डिस्टर्ब हो जाएंगे? प्रजातियों के सापेक्ष छेड़छाड़ न की जाए। अरे भैया अगर आप पर्यावरण को नहीं छेड़ेंगे तो काहे डिसबैलेंस होगा। मानव गतिविधियां प्राकृतिक आवास को संरक्षित करती रहें, ये भी आंसर नहीं होगा। जंगली जानवरों का विवेकहीन निषेध हो, ये भी अच्छी बात है। निर्वनीकरण एवं भू अपर्दन, हाँ ये गलत बात है, ठीक है। अगर आप लगातार जंगलों को काटते रहेंगे और जानवरों को मारते पीटते रहेंगे या जमीन की कटाई होती रहेगी तो यहाँ से हमारा पर्यावरण डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घविधि जीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? दीर्घजीवी मतलब लंबे समय तक। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, देखिए आप अगर अधिकतम प्रयोग करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। जीवन के प्रत्येक प्रकार के सम्मान और उसकी देखभाल करना, देखिए अगर आप देखभाल करेंगे तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा, अच्छी बात है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन आप करेंगे तो वो भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, ये भी अच्छी बात है। तो जो फर्स्ट नंबर है, अगर आप प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो कोई भी संसाधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगला प्रश्न मैंने आपको बहुत मज़ेदार तरीके से बताया था। कह रहा है कि दो शहर ग्रीनविच लाइन से एक 15 डिग्री इधर है, दूसरा 15 डिग्री इधर है, तो इनमें समय का अंतर कितना होगा? पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे बराबर होता है 15 डिग्री। अब आप बात को समझिएगा, यहाँ से 1 घंटे इधर जाएंगे तो 15 डिग्री इधर जाएंगे तो 1 घंटे का अंतर, इधर जाएंगे तो 1 घंटे का अंतर, ओवरऑल की बात करेंगे तो 2 घंटे का अंतर होगा दोनों शहरों में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 आवर या 2 घंटे का अंतर होगा दोनों शहरों में। न्यूनतम वेतन अधिनियम है, देखिए न्यूनतम और वेतन, न्यूनतम मतलब इससे कम नहीं हो सकता। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि आप 18 किलो खाना खाते हैं लेकिन आपको 18 किलो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा केवल 10 किलो, तो आप कहेंगे भैया हमें इसी में काम चलाना है। उसी को कहते हैं न्यूनतम वेतन, यानी कि कम से कम वेतन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, निश्चित करता है वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 5 रुपये निर्धारित है तो 5 रुपये से 4.99 भी नहीं होना चाहिए, 5 मतलब 5, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत यानी कि
अस्पृश्यता की बात कही गई है, तो मैंने आपको बताया था ये बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंतर है वो इसमें था। ठीक है। भारत में असमानता का कारण है, असमानता देखिए सबसे प्रमुख कारण है कोई भी उच्च जाति के लोग या कोई भी जनरल लोग, इवन ओबीसी वाले लोग भी एसटी एससी का सम्मान नहीं करते, उन्हें हीन नज़रों से देखते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है असमानता का जाति। लोग जाति के ग्रम में इतना डूबे रहते हैं कि लोग हाथों से पानी नहीं पीते। संवैधानिक अधिकारों का उपचारों का अधिकार जो होता है वो क्या करता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब अनुच्छेद 32 हम लोग पढ़ रहे थे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये करता है जो हमारे मौलिक अधिकार क्षेत्र हैं उनकी ये रक्षा करता है। अगर कोई ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया, बार बार रिपीट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज को सुधारने में इंपॉर्टेंट है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005, मैंने आपको बताया था ये नियम क्या था। ये नियम ये था कि पिता की संपत्ति को माताओं में, पुत्रों में, बहनों में, पुत्रियों में बराबर बराबर रूप से बांटा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं में सही रूप से धन को बांटा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध, देखिए ये राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का नियम है। 10वीं बोर्ड को परीक्षा को रद्द करना, हाँ ये हो सकता है, जैसे अगर यूपी में नकल हो रहा है तो यूपी चाहे रद्द कर सकती है। नई दिल्ली वास्को डिगामा नहीं, 1000 रुपये का नोट बिल्कुल नहीं। तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा को रद्द करना ये राज्य सरकार के अध्ययन में होता है। ठीक है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। देखिए जो छोटे बिरादरी के लोग हैं एससी एसटी वाले, वो स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं या इसके क्या कारण हैं, आप इसको समझिए। देखिए इसके सीधे सीधे कारण क्या होगा, अगर उन स्कूल में उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होगा, भेदभाव किया जाएगा, तो उनका स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। ठीक है। तो अगली पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वो इतने गरीब होते हैं कि पेन पेंसिल की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? सामाजिक मतलब कौन सी लाइन है ऐसी है जो समाज के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? देखिए अतिथि देवो भव, भाई इससे तो समाज का बढ़ावा होगा। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी बीमा आपका सामाजिक नहीं है, ये तो आप जब मरेंगे तब होगा। बीमा कराने वालों के पास अगर आप जाएंगे ना तो आपको मरने के इतने फायदे बता देंगे कि आप जीना नहीं चाहेंगे। तो समझ लीजिए आपको मतलब सब दिखा देंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा होगा तैसा होगा, कुल मिला के पैसा अपना होगा। कुल मिला के ये है कि ये जो लाइन है ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है, ये कुल मिला के पैसा कमाने का जरिया है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसे महत्वपूर्ण होने के बाद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। अच्छा, यानी कि इसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मीडिया कभी बात नहीं करती है? देखिए हत्या के बारे में जरूर बात करती है, घर द्वार गिर जाएगा जरूर बात करेगी, लैंगिक संवेदनशीलता जैसे मतलब ऐसा ना हो जैसे कि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है या जो उनको हीन भावना देखा जाता है, इस पर भी मीडिया देखती है। पीने के पानी पे मीडिया बात नहीं करती कि पीने का पानी खत्म हो रहा है, बराबर उसको लोगों को जागरूक किया जाए, इस पर कभी नहीं बात करती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, न्यायपालिका के संदर्भ में प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। यानी कि न्यायपालिका क्या करती है उसमें से आपको भिन्न को या जो अलग है उसको समझना है। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का सेवाकाल निश्चित होता है। तो देखिए इसमें पूछा है सबसे अलग कौन है। हर जगह अगर आप ध्यान दें, हर शब्द में आपको न्यायाधीश 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 आया है। जिस शब्द में न्यायाधीश नहीं आया है वही आपका राइट आंसर होगा, शक्तियों का पृथक्करण। सर्वोच्च न्यायाधीश डॉक्टर वासु के निर्देश में निम्नलिखित में से किसके बारे में है? देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद जो 32 है उसमें ही बताया गया है। अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस आपको अदालत के सामने सशरीर सुरक्षित आपको उपस्थित करेगी। यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, रोका गया है, उसकी जवाबदेही पुलिस की जिम्मेदारी हो जाएगी।
ये बात अनुच्छेद 32 में है और यही डी के बासु का आपका दिशा निर्देश है। आपका अनुच्छेद 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है जो हमने 10 पेपर किए हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य क्या था? देखिए सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य नया था, मतलब नया मतलब ये नया क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैंने आपको बताया नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ये है कि जीवन के अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को ये हक है, ये अधिकार है कि उसको शुद्ध पानी मिले और हवा मिले, यानी कि पानी और हवा उसको शुद्ध मिले। ये है किसका, ये बात की गई थी सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक वाह्य परीक्षा की विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए वाह्य परीक्षा में किसको शामिल नहीं किया जाता है वो हमको समझना है। तो आपको निगेटिव शब्द ढूंढना है। पहला देखिए सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, ये तो सही है, मिल गया। केवल शब्द, केवल शब्द निगेटिव है, हम और किसी को देखना ही नहीं है। अधिगम पर केवल शैक्षणिक बल, ऐसा नहीं हो सकता। एक नए प्रकार के कार्य को देने के लिए शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? आगामी आकलन इस कार्य पर स्थित नहीं होगा, गलत बात है, निगेटिव बात है। अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं है, नया कार्य आपको दिखाना है। इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उस शिक्षिका की विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन हम लास्ट पढ़ सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्ण अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। देखिए बच्चों से नया कार्य कराना चाहती हैं वो, तो वो बच्चों को शुरुआत करा दें कि देखो बेटा ये चीज़ें ऐसी होंगी, तुमने किया है बेटा, तुम कर लोगे। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो 4th नंबर होगा, जबकि कई लोग 3rd में भी कहते हैं, बट मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने टिप्पणियां दी। इसमें सबसे रचनात्मक बच्चे को चुनिए। देखिए उन्होंने कहा कि जो खराब वस्तुएं हैं इसे टीएलएम बनाओ। टीएलएम जब बन गया तो शिक्षक ने कुछ टिप्पणियां दी। टिप्पणियां मतलब होता है उन्होंने कुछ बात कही जिसको समझना था कि हाँ देखो बेटा तुमने ये अच्छा किया, या ये तुमने यहाँ तुम और सुधार कर सकते थे, इस बात को उन्होंने कहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको हमें समझना है। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करती हैं, महंगी सामग्री के प्रति सचेत हैं, मतलब जो टीचर हैं क्या वो महंगी सामग्री बच्चे ना प्रयोग करें इस पे वो सचेत हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है ना कि व्यर्थ सामग्री से आपको बनाया गया है, बट हमें बेस्ट आंसर ढूंढना है तो हम ढूंढेंगे इसमें बेस्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। पहली बात आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तु बनाने को कहा गया है। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक रचनात्मक बच्चा कौन सा है। तो पहला लिखा आपसे कि वो बच्चा जो कल सोचता ही रहता है, कल्पना ही करता रहता है, तो ये तो नहीं होगा। वो बच्चा जो बराबर शिक्षक के निरंतर में काम करता रहता है, तो ये भी एक हद तक नहीं आंसर होगा। कारण ये है, देखिए रचनात्मक बच्चे वो होते हैं जो अधिकतम काम अपने मन से कर लें। ठीक है, तो यहाँ तो लिख रहा है कि ऐसा बच्चा जो लगातार शिक्षक से बात करता हो, तो ये तो बात नहीं होगी। ये काफी हद तक ऐसा नहीं है, गलत बात है, अच्छी बात है ले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 3rd नंबर, थोड़े से हाँ ये सही है, बच्चे को आपने थोड़ा सा बताया और वो पटाख से पूरा धागा खोल दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3rd। 74 नंबर की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। अच्छा, परियोजना कार्य जो होते हैं वो कैसे उपयोगी होते हैं? विषय आधारित कार्यों में हो सकते हैं यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, ये गलत बात है। यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर विषय आधारित हो, ऐसा देखिए पाठ्य सामग्री अंतर्गत थोड़ी ना होता है, तो ये भी गलत है। कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य करने के लिए, हाँ ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हो सकता है क्वेश्चन आपको कट रहा हो, तो हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ अब देख लीजिए, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है और लास्ट है, ये सही होगा, यानी कि ए और डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आवश्यक है, क्योंकि देखिए क्षमता निर्माण मतलब बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है, इसके लिए, या बच्चों की कितनी कैपेसिटी है, उसके लिए उनको कार्यक्रम कराना चाहिए। ऐसा क्यों? उनके व्यवहारिक प्रगति से संबंधित है, उनके वेतन वृद्धि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक को व्यस्त रखने बिल्कुल नहीं है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है, ये बात सही है। ठीक है, अगर बराबर आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे या बच्चों को करवाएंगे तो धीरे धीरे शिक्षण पद्धति में सुधार होगी और सामाजिक विज्ञान के जितने भी घटक हैं उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? अच्छा, भाई देखिए, सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से पहले गांव में होता क्या था ना, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी खाली जगह रहे, रोज लोग बैठक करें, अच्छे से लोग रहें और बहुत खाली जगह था। तो ये अब आपसे कह रहा है कि खुले स्थान और सार्वजनिक स्थान गायब क्यों होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये बताना है। तो जरा आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, देखिए, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करिए, आप निर्धारित पाठ्य सामग्री पर चर्चा कीजिए, सर्वेक्षण परियोजना, सर्वेक्षण आप कीजिए, आप जाइए देखिए क्यों हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। तो जब आप सर्वेक्षण करेंगे, जैसे परिवार सर्वेक्षण होता है, बालक सर्वेक्षण होता है, वैसे ही अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो खाली जगह क्यों खत्म हो रही है, क्या कारण है, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो आपका 1986, क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? एकीकृत मतलब एक जैसा पाठ्यक्रम, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए हो सकता है, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षा के लिए ये भी हो सकता है बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। देखिए 1986 का जो नियम आया था, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो लिखा है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, जैसे अगर कोई विकलांग बच्चा आया, अगर आप उसको कुछ और पढ़ा रहे हो और दूसरे बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हो तो उसके अंदर हीन भावना आएगी कि अगर काश हम भी सही होते तो हमारे गुरुजी या हमारे सर जी हमें ऐसा ना पढ़ाते। ठीक है, तो उसके अंदर हीन भावना ना आए, इसलिए 1986 में ये कहा गया था कि जो भी बच्चे होंगे, खास करके विकलांग बच्चे, उनके लिए भी सिलेबस सेम रहेगा जैसा कि सबका रहता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, 8वीं कक्षा की एक छात्रा दिए गए विषय पर निबंध लिखने में असक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिसकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपयुक्त है? देखिए क्वेश्चन समझिए, एक बच्ची कोई काम नहीं कर पा रही है या उसको बोरिंग लग रहा है, तो शिक्षिका ने कहा ऐसा करो बेटा, इसको 8, 9, 10, 15, 20, 25 भागों में बांट दो और तुम छोटे छोटे कामों करो, हल्का हल्का करो, टाइम भी कम लगेगा। तो शिक्षिका क्या चाहती है, बात को समझिएगा। शुरू में ही अच्छी तरह विषय आने वाले विषय लिख लें, उसमें सामग्री जोड़े, यह विषय किस प्रकार दिए गए हैं, कार्य से संबंधित है। जब हमने कार्य को छोटे छोटे भागों में कर लिया तो हम क्या करेंगे, यही आपको बताया है। ठीक है, कराए शुरू में छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले, कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। अगला है विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों के निर्देशिका, ये तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। लास्ट है पेपर तैयार का, ये भी नहीं होगा। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें, एक, हाँ ये हो सकता है। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पहले और दूसरे में कंपटीशन है। क्यों? पहला कह रहा है कि शुरू में ही अच्छी तरह विषय आने वाले को लिख लें, फिर उसमें सामग्री जोड़ें और विषय किस प्रकार से दिए गए हैं, किस प्रकार समझ से उसको पढ़ाएं। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, पहले ही लिख दिया था कि बच्ची का मन नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो बेटर होगा कि पहले संबंधित जानकारी के 2 स्रोत ढूंढे कि देखो बेटा इसमें ऐसे से हुआ है, तुम भी कर लो, तो बच्ची कर लेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3rd। 79, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? देखिए अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता मैं आपको समझा देता हूं। उसकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है, उसमें केस स्टडी यानी कि कहानी, और कहानी के माध्यम से ही हर चीज को समझाया गया है।
तो आप जब पढ़ेंगे कहानी बोर्ड, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हर घटना समझाई गई है, तो ये आपका कहानी बोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की ये विशेषता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को हम मतलब क्या कर सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं, या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सामाजिक मुद्दों और उसके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल केवल तो पहले सत्यानाश कर दिया, हटाओ इसको। विद्यार्थियों को इतिहास जागरूकता बढ़ाने के इसमें अंतर संबंध, ये देखिए हो सकता है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों को जो पुस्तक होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल, भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाए और उनके बीच अंतर संबंध कैसा हो, ये होना चाहिए। देखिए हो सकता है, मैंने ये कहा। अगला, सुपरिचित सामाजिक वास्तविक के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने और प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने की। आप देखिए, अब इन दोनों में हो गया कंपटीशन। जरा आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखिएगा। फोर्थ लिख रहा है कि इतिहास भूगोल में अंतर संबंध वो समझ सके, ये होना चाहिए, या भैया ये होना चाहिए कि सुपरिचित सामाजिक को वास्तविकता से रिलेट कर दिया। और हमसे देखिए कहीं भी ये नहीं कहा था कि इतिहास भूगोल, हमसे कहा था सामाजिक विज्ञान की समझ के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब वास्तविकता को समझे और आगे पीछे वो बढ़े। अगला है, पाठ्यपुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामूहिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामूहिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़नी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम सब प्रक्रिया में भाग नहीं होना चाहिए, भाग होना चाहिए, सॉरी, मतलब भाग लिखा है होना चाहिए, हमने बोल दिया नहीं होना चाहिए, भाग होना चाहिए। तो आइए भैया, आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था कि पाठ्यपुस्तक को सभी क्षेत्रों, सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भैया सभी क्षेत्र और सभी समूह तो तभी ना आएंगे जब आप हर क्षेत्र के या हर इलाके के स्थानीय चीजों को आप भरेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड नंबर, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक सामग्री शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेनी चाहिए। ठीक है, ये भाषा तो होगा नहीं, केवल मुद्दा वाला होगा नहीं, केवल कंपटीशन इन्हीं दोनों में था। इसमें सेकंड वाला जीत जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामूहिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़नी चाहिए। ऐसा जरूरी है जोड़नी चाहिए, बस शिक्षण प्रक्रिया में भाग होना चाहिए, उतना बहुत है। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल से क्या करना चाहिए? अच्छा, मतलब बालक भलका मुंह भेदभाव ना करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हो या क्या करना चाहिए, बात को समझिए। टीम को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरुष अध्यापकों को शामिल करना चाहिए, आप कर सकते हैं। आगे, प्रख्यात और विद्यमान आमंत्रित, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, केस स्टडी, ये बहुत जबरदस्त, मैंने आपको बताया था केस स्टडी जहां आ जाएगा वो बेस्ट आंसर है। केस मतलब समझिए, केस मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे पंडिता रमाबाई ने अनपढ़ होते हुए या पढ़ाई लिखाई ना करते हुए भी वो एक महान विद्वान बनती हैं, अपने दम पे पढ़ती हैं, अपने दम पे स्कूल घर पे रह के वो शिक्षा को ग्रहण करती हैं। उनके चलते लाखों करोड़ों जो औरतें हैं या महिलाएं हैं उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने भी पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केस स्टडी के माध्यम से आप संवेदनशील बना सकते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जिससे। अच्छा भैया, मुद्दों पर में चर्चा करना है तो कैसे, समझिएगा। विद्यार्थियों को इन मुद्दे पर उन राज्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। नहीं। विद्यार्थियों को इन क्षेत्र में भूमिका को याद करवाया जा सके, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर हाँ, ये सही, ये सही है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम कहें कि यूपी गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो हम इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि हम कोई बात रख सकते हो, उस पर तर्क वितर्क कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे। अच्छा, ये मतलब कहता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे क्या होगा? भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं
कि इसकी आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं, अर्थव्यवस्था के प्रभावकारी नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके नहीं। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, ये नहीं है। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन देखिए, पर्यावरण जो चिंताएं हैं उसमें बच्चों की समझ बन सके, वो अच्छे से डेवलप करें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहें, तो इसकी जानकारी हम भूगोल अध्ययन के लिए करते हैं। मेन तो आपका यही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाना चाहिए। ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रखने में सहायक करें, नहीं, ऐसा नहीं है, याद नहीं करना है भैया। याद करने वाला शब्द जहां आए उसको हटा दीजिए, इसमें भी हटा दीजिए। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। जो अब भाई देखिए, अगर आप सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति या संसाधनों का प्रयोग करके आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका उपयोग तो ये होना चाहिए, ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 86, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। ढांचा मतलब जो आपने तैयार किया पढ़ाने के लिए उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। योगज निर्धारण नहीं, स्वतंत्र सोच। हाँ, ये सही है, स्वतंत्र सोच निर्मित विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक है। और जो आपसे सीखना चाहते हैं, आप किसी के दबाव में बगैर आए हुए अच्छे से उनको सिखाना। अगला है, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता होती है। तो बात को समझिएगा, अगर ये है इसको हम 5-6 टुकड़ों में बांट दें, उसी को हम कहते हैं विश्लेषण करना। तो डायरेक्ट हो गया विश्लेषण करना। शैक्षिक गतिविधियों पर शिक्षार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक क्या करना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों तो अगर कोई गतिविधि आप करा रहे हैं, उसके आप चाहते हैं उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए, थोड़ा उसको आप समय और दें, तो आप क्या करेंगे। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल को के लिए योजना बनाएं और समय सारणी लागू करें। बिल्कुल सही बात है, आप समय सारणी लागू कीजिए और देखिए आपका समय कहाँ जा रहा है, उस समय को काट के यहाँ पे लगाइए, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों गलत आंसर हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किसका उपागम है। तो देखिए, प्रेरक अधिगम, पहले आप समझिए प्रेरक अधिगम होता क्या है। इंडक्टिव लर्निंग, प्रेरक अधिगम की हम बात करें तो ये है आपका प्रतिपादक शिक्षण से एक्सपोजिटरी टीचिंग, ठीक है। किससे है, प्रतिपादक शिक्षण। देखिए, एक ये क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन पीछे जा चुके हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, या जो थोड़े से नए हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन के संदर्भ में सत्य है। अच्छा, चिंतन में कौन सत्य है। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए ताकि इसके शिक्षक विद्यार्थियों के अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होते हैं। अच्छा, चिंतन की प्रक्रिया ऐसे विद्यार्थियों में निवेश नकार कर नहीं देना चाहिए। भैया ये तो पहले गलत हो गया। चिंतन को संधारित ढांचे की ऐसी कड़ियों में निकालना भी नहीं चाहिए। लास्ट ऑप्शन, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा था कि भैया चिंतन व्यवहार के संदर्भ में जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिखा है, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक निगमन अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, ताकि हर बातें अपनी कोई रख सके और कर सके। तो दोस्तों ये थी बात 2014 फरवरी का पेपर। हम लोगों ने 2021, 2019 के 2 पेपर, 2018, 2016 के 3 पेपर, 2014 के 2 पेपर, कुल मिला के हम लोगों ने 9 पेपर सॉल्व कर लिया है। 1-2 पेपर और सॉल्व करेंगे। बस आप इतना करके जाइए, 110% आप इस 60 क्वेश्चन के एग्जाम में 40+ पाएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो भी, और थोड़े से अगर आप अच्छे हैं तो आप 55-50 तक पा सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।